जल रहा है और सवाल यही देश का कि आखिरकार जब लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है ये, तो बंगाल में ये खूनी खेला कब तक। सवाल इसलिए क्योंकि चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल खून से लाल हो गया है। 2 दिन के अंदर मर्डर की 2 घटनाओं ने पश्चिम बंगाल पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया। पहले नंदीग्राम में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता की निर्मम हत्या कर दी गई। इसके बाद मिदनापुर में टीएमसी के एक कार्यकर्ता को मार दिया गया। हत्या की यह वारदात हुई जब पश्चिम बंगाल में छठे चरण की वोटिंग होने वाली थी। हालांकि इससे पहले भी करीब हर चरण में चुनाव में पश्चिम बंगाल सुलगता रहा, खून बहता रहा। कई जगहों से बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं के टकराव की खबरें आई और एक दूसरे की हत्याएं हो जाती हैं और टीएमसी बीजेपी पर इल्जाम लगाती है, बीजेपी के कार्यकर्ता टीएमसी पर इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि पश्चिम बंगाल खून से लाल क्यों हो जाता है जैसे ही आता है चुनाव, क्योंकि क्या आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण दिया जाता है? इस मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल का मिदनापुर सुलग रहा है, आक्रोश की आग में जल रहा है और सुलग रही है सियासत। वजह है चुनाव के बीच ममता राज में एक और मर्डर। छठे चरण के चुनाव से पहले मर्डर की 2 घटनाओं ने ममता राज की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिया है। पहले नंदीग्राम में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगा और इसके बाद पूर्वी मिदनापुर में चुनावी रंजिश में टीएमसी के कार्यकर्ता एसके मोइबुल को मौत के घाट उतार दिया गया। नंदीग्राम में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या, जिसके बाद लोग सड़कों पर उतर आए और उसके बाद जो हुआ उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। हत्या के बाद मिदनापुर में तनाव के हालात हैं, जिसके मद्देनजर केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। जगह जगह में आपका ये जो रोड ब्लॉकेड हो रहा है, इसको लेकर आपको क्या बताएंगे? रास्ते पे हम लोग हैं, देख रहे हैं। अब इतनी जगह देखना पड़ेगा थोड़ा सा, कोई नहीं। केंद्रीय सुरक्षा बल हालात पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन बंगाल में बवाल और बढ़ गया जब मेदिनीपुर में बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल और घाटल से बीजेपी उम्मीदवार हिरण चैटर्जी ने टीएमसी पर बमबाजी का आरोप लगाकर ममता की पुलिस को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। ये पुलिस ऑफिसर, ये आसिफ सानी आनंदपुर का ओसी और आपका केसपुर का ओसी अमित मुखर्जी, पूरा रात बॉम्बिंग किया हमारे कार्यकर्ता के ऊपर। घर घर में तोड़ के आया है। सुबह से कोई पोलिंग एजेंट बैठने नहीं दे रहा है। मैं घर से उठा कर पोलिंग एजेंट को लेके जाकर बैठा रहा हूँ। बस उनको हो गया, समझ में आ गया कि पोलिंग एजेंट बैठ जाएंगे तो पूरा हिरण जीत जाएगा, तो चलो हिरण को रोक दो। यहाँ पे 1 घंटा रुका दिया मुझे, इस रास्ते में मुझे 1 घंटा रुका दिया। यही काम है ना पुलिस का, तृणमूल के साथ काम करके सेंट्रल फोर्स के साथ मिलाकर ये जिताने की कोशिश कर रहा है। जगह जगह में हमारा पोलिंग एजेंट को बैठने नहीं दिया जा रहा है। कल रात को पुलिस हमारा बहुत सारे पोलिंग एजेंट को घर से उठा लिया है और बहुत सारे कार्यकर्ता को उठा लिया है और आज कोर्ट में भी चालान कर दिया है। तो बहुत सारा जगह में हमारा पोलिंग एजेंट था नहीं, सुबह में दूसरा बैठाया गया। आज इधर आया है केशियारी में, पोलिंग एजेंट को उधर से भगाकर उठाकर लेकर चला गया था। हम लोग खबर सुन के पुलिस उधर, बंगाल पुलिस उधर बूथ का दरवाजा पे खड़ा होकर वोटिंग करा रहे हैं, टीएमसी का फेवर में और किसका फेवर में। हम जब अंदर चले गए वो उसको पता नहीं चला कि हम आ रहे। पश्चिम बंगाल पुलिस और टीएमसी पर बीजेपी का आरोप गंभीर है, लेकिन टीएमसी ने सभी आरोपों को नकारा है। हालांकि इन सब के बीच सवाल ये है कि आखिर चुनाव के वक्त बंगाल में ही बवाल क्यों होता है, और सवाल ये कि दीदी के बंगाल में खूनी खेला कब तक। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ऐसे में देश का सवाल इन बड़े सवालों के साथ कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के वक्त हिंसा क्यों। दूसरा बड़ा सवाल, बंगाल में चुनावी हिंसा को राजनीतिक संरक्षण मिलता है क्या?
लेफ्ट के समय से हम देखते चले आ रहे थे, फिर वही टीएमसी के समय में हो रहा है। तो अब जनता क्या बदलाव चाहती है? तीसरा बड़ा सवाल, नंदीग्राम से मिदनापुर हिंसा का मास्टरमाइंड कौन? चौथा बड़ा सवाल, ममता राज में चुनावी रक्त चरित्र कब रुकेगा? हमारे साथ माधवी अग्रवाल बीजेपी से जुड़ेंगी, कांग्रेस से भी मेहमान जुड़ेंगे, टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ होंगे, रास बिहारी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ वेदभूषण जो कि पूर्व दिल्ली पुलिस के एसीपी रह चुके हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। रास बिहारी जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ। बंगाल का इतिहास रहा है सर हिंसा का। कल हम बात कर रहे थे इसी वक्त पे, तो कल हम बात कर रहे थे कि देखिए बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता की धारदार हथियार से टीएमसी वालों ने सो कॉल्ड हत्या कर दी। आज टीएमसी वालों के साथ यही सेम हुआ। तो जब तक राजनीतिक संरक्षण ना हो, एक तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। इल्ज़ाम एक दूसरे पर चल रहा है, और वे बैक अगर पीछे 60-70 में नक्सलबाड़ी के पीछे चले जाए तो लेफ्ट से लेकर के अब तक ऐसा क्या है कि बिना हिंसा के बंगाल में चुनाव हो नहीं सकता? बिना खून बहाए या बिना बंगाल लाल रक्त चरित्र हुए बंगाल में चुनाव हो नहीं सकता। सचिन, अगर मुझे थोड़ा ज्यादा समय देंगे, जी जी, क्योंकि मैं पश्चिम बंगाल की हिंसा की राजनीति पे 4 पुस्तकें लिखी हैं और मैंने एक बड़ा अध्ययन किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनावी हिंसा की शुरुआत कांग्रेस से शुरू हुई थी, और उसके बाद 1977 के बाद जब वाम फ्रंट की सरकार बनी तो हिंसा में और तेजी आई, और वाम दल के शासन में कांग्रेस ने कई बार राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की थी। उसके बाद टीएमसी का गठन ही वाम दलों की राजनीतिक हिंसा के खिलाफ हुआ। ममता बनर्जी ने वाम दलों का शासन खत्म करने के लिए ही टीएमसी का गठन किया था, लेकिन 2011 के बाद टीएमसी भी उसी राह पर चल रही है। और यह सब होता है सत्ता पर कब्जा बनाए रखने के लिए, और सत्ता पर कब्जा बनाए रखने के लिए एक तंत्र विकसित किया जाता है जिसमें एक माफिया, सिंडिकेट, या उसको गुंडा तक कुछ भी कह सकते हैं, जो वहां के लोगों पर राज करता है और जिसके पैरों तले शासन और पुलिस पड़ी रहती है। वहां अगर आप बात करेंगे ब्यूरोक्रेट की या पुलिस के अफसरों की, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। जो ऊपर से आदेश होते हैं वही करते हैं, और अगर आप आदेश नहीं मानते हैं तो आप चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे आप पुलिस में हो, आप हाशिए पे होते हैं। अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें, 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें, तो पूरे साल में 120 से ज्यादा लोग मारे गए थे, और चुनाव के दौरान जो 7 चरणों में चुनाव हुआ था उसमें 56 लोग मारे गए, और चुनाव की घोषणा होने से पहले ही करीब 30 से ज्यादा लोग मारे गए। तो पश्चिम बंगाल में जो भी सत्ता में रहेगा वो सत्ता बनाए रखने के लिए हिंसा का सहारा लेता है और अपने कार्यकर्ताओं को पूरी छूट देता है कि विरोधियों को साफ कर दे। और ये जो बार बार नारा लगता है ना, खेला होवे का मतलब है खेला कर दो, लेकिन इस बार हिंसा कम है क्योंकि ममता बनर्जी के कई गुर्गे जेल में हैं, जैसे बीरभूम के अनुव्रत मंडल, शाहजहां शेख। आपको याद दिलाता हूं कि शाहजहां शेख के इशारे पर 2019 में मतगणना के बाद 4 लोग संदेश खाली में मारे गए। हिंसा को वहां पर जानबूझ के सहारा दिया जाता है, पुलिस चुपचाप बैठी रह रहती है, और जो भी सत्ता में होता है उसके इशारे पे हिंसा होती है इसमें। और हिंसा के पीछे जो लोग होते हैं वो बाकायदा वहां पर, जैसे मैं पहले का एक तंत्र चलाते हैं, उस तंत्र में ठेकेदारी होती है, अवैध कार्य होते हैं, स्मगलिंग का धंधा। नहीं, लेकिन सर विडंबना होती है ना सर, मतलब जो सत्ता में होता है वो जो है कहीं ना कहीं आपने कहा कि वो हिंसा करवाता है, और उस तरीके का चरित्र रहा है। माधवी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी से हैं। माधवी, ठीक है आपकी सरकार नहीं है, लेकिन केंद्र में आपकी सरकार है। अब जिम्मेदारी बनती है जिसकी सरकार होती है उस पर कि हिंसा ना हो,
लेकिन अगर वही हिंसा पर उतारू हो जाए या फिर करवाए, जैसा रास बिहारी जी ने पूरा ये इकोसिस्टम समझाया हमें। कल हम बात कर रहे थे आपकी एक कार्यकर्ता की हत्या हो गई थी निर्मम, टीएमसी पर इल्जाम लगा था। आज कह रहे खेला हो बे, तो आज हम बात कर रहे हैं टीएमसी के कार्यकर्ता की हत्या हो गई, धारदार हथियार से उसको मार दिया और बीजेपी पर इल्जाम लग रहा है। बात यह है कि कब तक इस तरीके की रक्त रंजित राजनीति या बंगाल में जो है इलेक्शंस चलते रहेंगे? माधवी जी बिल्कुल, सुन रही थी रास बिहारी जी की बात और उन्होंने बहुत तरीके से बताया क्योंकि उन्होंने इस पे पूरी स्टडी की है। लेकिन मैं यहाँ पे बहुत सालों से देख रही हूँ राजनीतिक हिंसा का इतिहास। तो जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में है वो तो ये बताता है कि यहाँ पे जो भी काबिज होगा, जो भी यहाँ पे शासक दल होगा, वो उस हिंसा की पद्धति को वापस अडॉप्ट कर लेता है और उसको आगे बढ़ाने लगता है। ममता बनर्जी के भाषण इतने उग्र होते हैं कि उनकी जो काडर है वो एकदम गुंडागर्दी करने पे उतर आते हैं। मेरा मानना ये है कि जैसे लोग बार बार प्रश्न करते हैं कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है, लेकिन ये समझने वाली बात है कि यहाँ का जो प्रशासन है वो बिल्कुल अधीन होकर काम करता है, ममता बनर्जी के काडर की तरह काम करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो विगत इतने वर्षों से जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें साक्षात प्रमाण है कि जो यहाँ की पुलिस प्रशासन है वो जानबूझकर रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करने के लिए इस तरीके की हिंसक घटनाओं को नजरअंदाज कर देती है। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें जो जिनकी रिपोर्टिंग होती है वो रिपोर्ट को भी फेरबदल करने की कोशिश की जाती है। अगर आप अभी टीएमसी के किसी व्यक्ति से पूछेंगे तो वो सारा का सारा दारोमदार जो है वो बीजेपी के ऊपर डाल देंगे। जबकि मैं बता दूं कि कल भी इस पर चर्चा हुई थी कि 1997 की जो रिपोर्ट थी उसमें खुद सीपीएम ने कहा था कि अभी तक 28,000 लोगों की जो है राजनीतिक हत्याएं हो चुकी है पश्चिम बंगाल में। ये तो उस समय का प्रमाण है, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि जो जितनी हत्याएं और जिस तरीके से अब तक कुल मिलाकर के एक एस्टीमेट कहता है, पूरी अब तक कुल पूरा मिला के एक एस्टिमेट एस्टीमेट आज भी कहता नहीं है है, 34,000। आज भी नहीं, 34,000 बिल्कुल बिल्कुल 34,000। अभी तक ही मैंने 1997 की बात बताई थी जो इन लोगों ने प्रामाणिक रूप से कहा था, जो सरकार थी उनकी रूलिंग पार्टी। ममता बनर्जी को चुनने के पीछे कारण ये था कि हो सकता है कि उस समय जब ममता बनर्जी जिस तरीके से संघर्ष करके आ रही थी तो सब लोगों के मन में एक उम्मीद जागी थी, तो बीजेपी ने सपोर्ट किया था। इनफैक्ट हम लोगों ने भी ममता बनर्जी को वोट दिया था ये सोचकर कि जो राजनीतिक हिंसा और जिस तरीके की सिंडिकेट की राजनीति और घर घर के अंदर में राजनीति पश्चिम बंगाल में घुस चुकी है और लाल फीताशाही जिस तरीके से आमादा है पूरे पश्चिम बंगाल में, इस पर विराम लगेगा। लेकिन ममता बनर्जी ने तो उनको पीछे छोड़ दिया इन सारी हिंसाओं में और बाकी सिंडिकेट की राजनीति में, तोलाबाजी की राजनीति में इन्होंने सीपीएम को बहुत पीछे छोड़ दिया। सीपीएम का अस्तित्व नहीं बचा, लेकिन यही सीपीएम के लोगों को ही इन्होंने लेकर पार्टी का गठन किया और उसके बाद उसी पद्धति को निभाते हुए पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर जो है वो जारी है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक ये पूरी तरीके से फेरबदल नहीं होगा, भाजपा के प्रति ये कितना भी उग्र भाषण देती रहे, लेकिन अगर इस पश्चिम बंगाल के अंदर में कोई शांति लेकिन माधवी जी, एक मेरा काउंटर ये है, उसके बाद मैं वेद भूषण पे जाऊंगा। मेरा काउंटर ये है, वो ये कहते हैं कि आपका कैडर भी तो वही है, वो जो लेफ्ट का कैडर जो एक वक्त पे हिंसा करवाता था उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बंगाल में वो ये इस कारण से जो है हिंसा का जवाब हिंसा से कहीं ना कहीं बीजेपी देता है। तो अगर हिंसा मुक्त करवाना है तो बीजेपी अगर आ गई तो हिंसा मुक्त नहीं होगा बंगाल, ये भी तो एक काउंटर दिया जाता है कईयों के द्वारा। सचिन जी देखिए, पश्चिम बंगाल में टीएमसी जो पार्टी है वो केवल एक प्रदेश की पार्टी है, केंद्र की पार्टी नहीं। पश्चिम बंगाल में और भारतीय जनता पार्टी जो है वो केंद्र की पार्टी है, इतनी जगह रूलिंग कर रही है। और हमारे यहाँ एक डिसिप्लिन है, एक नैतिकता है हमारे। ऐसा नहीं है कि मंच पे चढ़ के एक दूसरे को धक्का धुक्की करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर बात मानी जाती है, आदर किया जाता है अपने से बड़े नेताओं का, अपने लोगों का जो मार्गदर्शक होते हैं। तो इस तरीके की नीति भारतीय जनता पार्टी में नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो अभी ये हिंसक राजनीति का दौर वैसे ही चलता रहेगा, बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा। और एक जो इन लोगों को देखिए बात ऐसी कि ये एक स्वाभाविक नेचर है मनुष्य का कि अगर कोई किसी के ऊपर में घात करता है या हमला करता है तो बचाव करता है। बचाव को अगर वो लोग ये कहेंगे कि हिंसा का जवाब हिंसा से दिया, भाई तुम मारने आ रहे हो, जलाने आ रहे हो, तो तुम्हें तो रोकना पड़ेगा ना। आप तो चुन चुन के पोस्ट इलेक्शन में जिस तरीके से घर जला रहे थे, दुकानें जला रहे थे, ये तो पूरा प्रमाणिक है और पूरा ऑन एयर सारा कैप्चर हुआ था, सारा का सारा टेलीकास्ट हो रहा था। सबसे बड़ी बात ये ना, मेरे साथ जगदीश जी भी जुड़ गए हैं, लेकिन जगदीश जी इसका हल तो देखना पड़ेगा ना। जिस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, मतलब रास बिहारी जी ने कहा कि हिंसा की शुरुआत उस वक्त हुई थी, फिर लेफ्ट की सरकारें आई, 34 साल रहा बंगाल हिंसा मुक्त शासन चाहता था, टीएमसी को चुना। एक सेकंड, मैं जगदीश जी से पूछ रहा हूं, लेकिन उसके बाद हिंसा मुक्त अब तक नहीं हुआ। अब दीदी भी भाषण देती हैं तो वो ये कहती हैं कि अगर हिंसा हो जाए तो जो है हमको इल्जाम मत देना। अब क्या शासन क्या प्रशासन सब चीजें करता है, मतलब बिना खून बहाए वहां पर कुछ हो नहीं सकता। और अधीर रंजन चौधरी आपके ही नेता वो वहां खुले तौर पर कह रहे हैं कि दीदी हिंसा करवा रही है।
सचिन जी, एक तो सबसे पहले आपको बधाई कि आपने बीजेपी से सवाल करने शुरू कर दिए, क्योंकि आज तक आप कांग्रेस से ज्यादा सवाल पूछते थे। हम सत्ता से बाहर बैठे हैं, फिर भी सवाल आप हम से पूछते थे। जो हमारी बहन बीजेपी के भी कह रही थी, हमारे यहाँ शिष्टाचार है, हमारे यहाँ संस्कृति, हमारे यहाँ सभ्यता है। देश के प्रधानमंत्री ने आज क्या क्या दिया विपक्ष की पार्टियों को, आपने देखा कि मुजरा करेंगे। प्रधानमंत्री को शोभा देता है, शर्मसार हो गया प्रधानमंत्री। हार जीत तो जनता के हाथ में होती है, पर इतनी घबराहट क्यों हो रही है प्रधानमंत्री जी को? कुछ भी ओल अबुल बोले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री हैं भारत के, वो क्यों दिखाना चाह रहे हैं कि मैं चाय वाला था? इस तरह की भाषा तो चाय वाले बोलते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि मुजरा करेगी कांग्रेस। मैंने सवाल किस पे पूछा? नहीं, बंगाल की हिंसा पे। मैं आ रहा हूँ ना, अच्छा ग्राउंड बना के, जैसे आप ग्राउंड बनाते हो 15 मिनट लगातार, मुझे भी तो अब बहन का जवाब देना पड़ेगा ना। मैं जुड़ा हूँ आपसे। तो हमारी बहन बोल रही थी बीजेपी की, कैसा शिष्टाचार, तो बताना चाह रहा हूँ कैसा शिष्टाचार है। अच्छा, आप अहिंसा की बात करते हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी तो बता विश्वास ही नहीं रखती। हम तो कभी नहीं कहते कि देश में झगड़े मारकाट हो, ये नहीं होने चाहिए किसी भी दल में, किसी पार्टी में। हम इनका समर्थन नहीं करते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो गलत कर रहे हैं, कोई भी हो, चाहे हमारे साथ हो चाहे हमारे खिलाफ हो। हम नहीं कभी इस तरह की राजनीति करेंगे, एक आदमी दूसरे आदमी को मारे। आप लड़ाई लड़ो, आप लड़ोगे, हमने काम अच्छा नहीं करा, आप हमारे से अच्छे काम करो। हमने जनता की नहीं सुनी, आप सुनो। ये राजनीति में होना चाहिए, एक लकीर मिटानी चाहिए, बड़ी लकीर खींच देनी चाहिए। आपके साथ एसीपी साहब बैठे, डीसीपी साहब बैठे हमारे, ये भी बहुत कानून के जानकार है, इनको पता है कि देश में चल कर रहा है। अब मैं कहूंगा मणिपुर में देख लीजिए क्या करा। क्या मणिपुर में सचिन भाई पूछेंगे हमारी बहन से, बीजेपी वाली से, मणिपुर में नंगा नाच हुए, चुप बैठे रहे, आज तक गए नहीं। ये तो कह रही है कि हम बड़ी पार्टी है, केंद्र की पार्टी है। अब केंद्र की पार्टी है तो जवाब दे देश को। मणिपुर भी तो भारत के अंदर आता है, कहना क्या किसी कोने में, उस पर चुप बैठे रहे। इनको तो वोट बैंक की राजनीति कर रही है, बस दीदी को घेरना है, जहां कमजोर वहां घेरना है, हिंदू मुसलमान करना। जबकि मुसलमान की, कल मैंने देखा कि प्रधानमंत्री उनके आगे हाथ जोड़ के खड़े हैं। खड़े तो अच्छी बात है, खड़े रहना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री नहीं, हैं। ठीक। सबका साथ, अगर मैं गलत नहीं हूं हम तो इसका विरोध नहीं एक करते हैं। छोटा सा काउंटर दे दीजिए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो अधीर रंजन चौधरी आपके नेता नहीं है? बिल्कुल हमारे नेता हैं। अगर वो गलत बोल रहे हैं, गलत बात करें तो जनता जवाब दे, इनको सजा दे देगी। ये तो पीछे ना पड़े, जनता ने वोट देनी, जनता तय करेगी। वहां की बंगाल की क्या रंजन चौधरी अच्छा करे बुरा कर रहे हैं, ये तो जनता को छोड़ दीजिए ना, खुद पीछे मत पड़ो। अगर आप अच्छे आदमी हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। हम खुद कांग्रेस होकर बीजेपी के साथ हो जाएंगे। पर जिस तरह से देश के हालात हैं, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, देश को बेचा जा रहा है, देश की संस्था बेची जा रही है, हम बिल्कुल इनके साथ नहीं है, देश भी इनके साथ नहीं है। ठीक है वेद भूषण जी, जब ऊपर से हुक्म आ जाए और ये हिंसा की शुरुआत कैसे होती है, फिर वो अफसर क्या करे, फिर वो नीचे क्या कहते हैं पुलिस के अधिकारी क्या करें, जब खुला जिसे कह ही दिया जाए कि खेला हो बे? देखिए सचिन जी, बंगाल का हिंसा का पूर्ण इतिहास है। मेरे पीडीसी सर जो भी स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने तमाम चीजें क्लियर की है। चाहे कम्युनिस्ट पार्टी थी, कांग्रेस थी, अब वहां पर टीएमसी है, वहां पर एक बहुत लंबा इतिहास है, वायलेंस का इतिहास है। परंतु आज जो हालात है, वहां की इलेक्शन रिलेटेड जो वायलेंस हो रही है, चाहे मिदनापुर में हुई है, चाहे नंदीग्राम में हुई है, पूरा हिंदुस्तान आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर है। उनके तहत वो तमाम जो शक्तियां हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर है। परंतु चूंकि ये ऐसा प्रतीत नहीं होता। मैं आपका ऑडियो ठीक करवाता हूं, मेरे ख्याल से ऑडियो में आपकी ना दिक्कत आ रही है, मैं इसको ठीक करवाता हूं। लेकिन सिर्फ इतना ही नैरेटिव ठीक है रास बिहारी जी, जो जगदीश जी ने कह दिया कि ठीक है अब हिंसा नहीं होगी तो मैं बीजेपी में शामिल हो जाऊंगा, ये सब चीजें है, मणिपुर में तो होता है, तमाम चीजें। गलत बोल रहे हैं। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा कि शिष्टाचार तमाम वो चीजें, या फिर वो जो बीजेपी जो कहती है वो सिर्फ इतना है। ऐसी बात नहीं करें, बीजेपी जैसी गंदी पार्टी में मैं कभी शामिल नहीं होऊंगा। अभी आप कह रहे थे सर। अरे भाई मैंने कब कहा बीजेपी शामिल हो जाऊं? मैं कहा अच्छा हम इनके साथ समर्थन में हो जाएंगे, देश के लिए अच्छा काम करेंगे। तो कोई भी पार्टी हो, बीजेपी की बात नहीं कर रहा मैं, कोई भी पार्टी हो, हम उनके साथ खड़े हैं। देश की बात करो, देश को आगे लेके चलो, हम साथ काम करेंगे। अभी तो कांग्रेस दीदी के खिलाफ खड़ी है ना? अरे भाई दीदी के खिलाफ खड़ी, अगर वो गलत करी तो हम उसके खिलाफ नहीं खड़े होंगे, हम उसके साथ नहीं खड़े होंगे। हम तो कह रहे हैं भारत को बनाने की बात करो, तोड़ने की बात मत करो। चाहे मणिपुर हो चाहे बंगाल हो, भारत की बात करो। रास बिहारी जी, कुछ समझ आया आपको? दरअसल बात करना और तर्क करना और वितर्क करना तीनों अलग बात है। क्योंकि जिस कांड को अब स्वाति मालीवाल की पिटाई के कांड को ये मणिपुर से जोड़ देते हैं। क्या मणिपुर में सीएम के आवास में किसी महिला सांसद की पिटाई हुई थी? एक जातीय हिंसा है, सरकार उसको रोकने की कोशिश कर रही है। जो भी घटनाएं हुई है दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होनी चाहिए थी।
लेकिन इस तरह से घटनाओं को जोड़कर और बार बार बात उठाकर, लेकिन चलो ये तो कांग्रेस की राजनीतिक बात है। लेकिन मैं आपको एक जानकारी में और बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप अभी बता रहे थे कि 34,000 लोग मारे गए थे, अगर आप अब तक देखें, पश्चिम भारत की स्वतंत्रता के बाद अब तक देखें तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। वहां पर लगभग 1 लाख के आसपास लोग राजनीतिक हिंसा में मारे गए हैं। क्योंकि जो आंकड़े दर्ज हैं, जो विधानसभा के रिकॉर्ड में है, जो मीडिया में आए हैं, क्योंकि जब बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बताया था कि 1977 से लेकर और 1996 तक जी राजनीतिक कारणों से 28,000 लोगों की हत्या हुई। ये विधानसभा के रिकॉर्ड में। और 1977 से लेकर और 2010 तक, वो भी रिकॉर्ड में दर्ज है, ये माना जाता है करीब 40,000 लोगों की हत्या राजनीतिक कारणों से हुई। लेकिन मैं आपको एक घटना बताता हूं कि नवंबर 2008 में जंगल महल में एक बम विस्फोट में जब बुद्धदेव भट्टाचार्य पर अटैक हुआ था, जिसमें रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री थे और ये बच गए थे, उसके बाद जो वहां पर माओवादी हिंसा हुई उसमें लगभग 600 सीपीएम के कार्यकर्ताओं को काट कर पेड़ पर लटका दिया गया। यह माओवाद के दौर में। और 2011 में जब से ममता बनर्जी सरकार आई है, हर साल 100 से ज्यादा लोग राजनीतिक हिंसा में मारे जाते हैं, चाहे चुनाव हो या ना। और चुनाव होते हैं तो ये हिंसा लगातार बढ़ जाती है। और ये सब, जैसे मैंने पहले कहा कि ये एक सुनियोजित तरीके से होता है। और जमीन से लेकर, पंचायत से लेकर और लोकसभा तक, एक गांव से लेकर प्रदेश की राजधानी तक सुनियोजित तरीके से चलता है। वहां पर दादा राज करते। सीपीएम के राज में ये फर्क था कि सीपीएम में एक दादा होता था, एक इलाके में एक दादा होता था। टीएमसी के दादाओं में आपसे लड़ाई होती है। श्याम प्रकाश जी, मैं आपसे सवाल पूछूं, अगर आप अपना फ्रेम स्टेबल कर ले, बैठ जाएं अगर। एक्चुअली आईसीटीवी का रोड शो था और है बंगाल में श्याम प्रकाश जी, मतलब बिना हिंसा के चुनाव हो नहीं सकता। कलम दुख और चिंता जाहिर कर रहे थे, खेद कर रहे थे कि बीजेपी की कार्यकर्ता कैसे गला रेत दिया गया। आज टीएमसी की कार्यकर्ता के साथ ये हो गया, और ये सब कुछ होता रहा है पिछले जब 10 साल से सरकार है दीदी की। नहीं, देखिए दीदी की सरकार है तो उसके अंदर में जो पहले हिंसा हुई थी वामपंथी शासन के अंदर में, उससे काफी कमी आई है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हिंसा नहीं है, मगर आपको ये देखना है हिंसा की वजह क्या है। हर हिंसा की वजह तो तृणमूल कांग्रेस के ऊपर जोर देना ये ठीक नहीं है। आपको पता होना चाहिए जिस महिला के ऊपर में हिंसा हुई उसके बारे में बात हो जा रही है, उनके ही भारतीय जनता पार्टी की टीम ए और टीम बी की आपस की लड़ाई थी। उस टीम ए और टीम बी के कुछ रुपयों का लेन देन था, उसके बीच में ये आपसी रंजिश की वजह से हुआ। अच्छा, एक सेकंड में आपको रोकता हूं। एक बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि बंगाल के झारग्राम से ही जो है इस वक्त बड़ी खबर है। मतदान के दौरान बीजेपी उम्मीदवार प्राणनाथ की गाड़ी पर हमला करने का आरोप लगा। अब ये हंगामा देख लीजिए। ये देखिए, इस तरीके की हिंसा की खबरें आती हैं लगातार। वहां पर 2 प्रत्याशी थे, सुरक्षा कर्मियों को चोट लगी है। मतलब आम बात है सुरक्षा कर्मियों को चोट लगना। आरोप है कि बीजेपी प्रत्याशी प्राणनाथ की गाड़ी पर हमला किया गया, ईंटें बरसाई गई, सुरक्षा बलों के साथ भी मारपीट की गई। प्राणनाथ की कार पर हमले में 2 सुरक्षा कर्मी घायल हो गए, उसके सिर पर भी चोट लगी है। ये जरा हंगामे की तस्वीरें देखिए। अब आप बोल सकते हैं श्याम प्रकाश जी, ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी और मुल्क की तस्वीरें, ये जैसे किसी अफ्रीका की तस्वीरें। सुरक्षा कर्मी पिट रहे हैं। आप जवाब देने का मौका नहीं देंगे अगर आपको बोलना है तो। नहीं, मैंने तो ये तो इस वक्त लेटेस्ट तस्वीरें आई तो दिखानी मेरे लिए जरूरी थी। लेटेस्ट तस्वीरें नहीं है, इसके पहले की तस्वीर है कि भारतीय जनता पार्टी के जो झारखंड के कैंडिडेट है प्रणब टुडू, उनकी बाद में वहां की जो भीड़ उसका ये गुस्सा है। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, ये देखिए, ये आपको देखना पड़ेगा कि केंद्र से या कहीं से भी कोई सिक्योरिटी गार्ड आए हैं, एक महिला के ऊपर में उसके ऊपर में अटैक किया गया। भारतीय जनता पार्टी के जो सिक्योरिटी गार्ड थे
जो केंद्रीय जो वाहिनी आई है उनका काम है शांति से चुनाव कराना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव कराना, मगर क्या वो मूक दर्शक बन के देखेगा? पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में चुनाव कराया गया, क्यों कराया गया? तमिलनाडु में 1 चरण में चुनाव हो गया, 39 सीटें, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें, क्योंकि आपको यहाँ पे हिंसा करनी है, भारतीय जनता पार्टी को हिंसा करनी है। इनके पास में बूथ में बैठने के लिए नहीं है, सच्चाई है, मगर घूम घूम के केंद्रीय वाहिनी को लेकर के इनके नेता घूम और खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। इसका विरोध है। ये रोष जो है, जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ की जनता का रोष है। यहाँ की एक महिला के ऊपर में जिस तरह से जनता रोष में आकर के ईंटें थोड़ा ना मार देती है दूसरी पार्टी के क्या कहते हैं जो कंटेस्ट कर रहा होता है इलेक्शन। ये किस तरीके का लॉजिक हुआ माधवी? ये किस तरीके का लॉजिक हुआ कि वहां प्राणनाथ पहुंचे जो बीजेपी के वो है, कि जनता का ये कैसे रोष हुआ कि वो ईंटों से हमला कर देगी, गाड़ी को मार देगी? ये हिंसा को ऐसे जायज ठहराया जाएगा? सुरक्षा कर्मियों के सिर फूट रहे हैं। मतलब ये तो एक तरीके से आप जायज ठहरा रहे हैं इसको माधवी। माधवी आवाज आ रही है आपको? आप काउंटर करना चाहेंगी? उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। भारतीय जनता पार्टी में बार बार बोलता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है उनके वही तो कह रहा गार्ड है। हूँ। माधवी आपको आवाज आ रही है? सुनिए, मुझे सुनाई दे रहा, मेरी आवाज आप नहीं सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज आ रही है माधवी, आपकी आवाज आ रही है? जी, मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ माधवी, ये कैसा रोष है? ठीक है, अगर आप बीजेपी से हैं तो मतलब ये कैसा रोष है कि आप ईंटें बरसा देंगे, सुरक्षा कर्मी पिट रहे, सब कुछ है, और माधवी जी यहाँ चुप बैठी हैं? नहीं, बिल्कुल मेरा मानना है कि अगर कोई इस तरीके का उपद्रव कर रहा है और इस पे जब संज्ञान लिया जाए तो उसमें पूरी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कोई भी पहले ये देखना पड़ेगा कि शुरुआत कहाँ से हो रही है, और ये लगातार होती जा रही है, पहली बार तो है नहीं कि मतलब इन्होंने अभी एक्सेप्ट किया कि मैं मानता हूँ कि हिंसा होती है लेकिन इस बार कम हुई है। तो उन्होंने अभी जो एक बार बैठे थे उन्होंने बताया कि क्यों कम हुई है, क्योंकि बहुत सारे जो इनके लीडर हैं वो जेल में बंद हैं, तो इस वजह से हिंसा थोड़ी कम हुई है। लेकिन मैं वास्तव में ये बता रही हूँ कि पश्चिम बंगाल की राजनीतिक हिंसा, अभी तो चलो बीजेपी के ऊपर में लोग ब्लेम करते रहेंगे लगातार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पुलिस तो देखेगी और मेरे ख्याल से चुनाव आयोग भी अपना काम करेगी, कार्रवाई करेगी। लेकिन ये बताइए 2021 में लोग विधानसभा के इलेक्शन के बाद में जो आप लोग चुन चुन के लोगों को घर से निकाल के मार रहे थे, पीट रहे थे, धमका रहे थे, दुकानों और घरों में आग लगा रहे थे, वो क्यों कर रहे थे? तब तो आपकी सरकार बन गई थी, फिर आपने ये भी नारा लगाया कि एखुन आप आर खेला होगे, तो असली खेला अब शुरू होगा। इस तरीके से आप लोग बार बार कार्यकर्ताओं को, जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बीजेपी के लोग थे, उन लोगों को डरा रहे थे, धमका रहे थे, यहाँ तक कि आप लोगों ने तो पार्टी ऑफिस में भी मतलब हमला कर दिया था। ये तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे ऑन एयर, मुझे पता है अच्छी तरीके से। जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो राज्य का कार्यालय था उसके ऊपर इन लोग पूरे चढ़ाई करके आ गए थे, और वहाँ पे पुलिस प्रशासन को बुलाकर वहाँ पे दल बल के साथ इन लोगों को हटाना पड़ा, जिसमें इन्होंने पूरा हमला किया था, तोड़फोड़ की थी। तो ये तो इनका काम ही है। जब आप जीत गए उसके बाद भी आप अपना उपद्रव कर रहे हैं, आप अपनी जोश को दिखा रहे हैं, अपनी ताकत को दिखाने का प्रयास कर रहे हो, तो ये क्या है? ये राजनीतिक हिंसा नहीं है? मतलब चुनाव के समय भी हो रही है, चुनाव के बाद भी हो रही है, अपने आप लोग बीच बचाव कर रहे हैं, तो उसमें भी आप लोग कह रहे हैं कि भाजपा के लोग कर रहे हैं। भाई आप मारने आओगे, पीटने आओगे, आप लोगों को धमकाओगे। फिर इसी तरीके से आप लोगों ने पंचायत इलेक्शन में भी किया कि आपने जो कैंडिडेट थे उन लोगों के घरों में जाकर उन लोगों को डराना धमकाना शुरू किया, 6-6 महीने वो घर छोड़ छोड़कर बाहर रहे। तो ये देखिए, ये जो आप लोग ब्लेमिंग कर रहे हैं ना, 10 जगह आप लोग करेंगे और एक जगह बचाव करने के लिए कोई आएगा तो सारा का सारा इल्जाम आप दूसरों पे लगा देंगे। और वहां पे जब प्रशासन काडर की तरह काम करेगा और आप लोग बोलेंगे कि भाजपा की सरकार है और भाजपा क्या कर रही है और चुनाव आयोग क्या कर रहा है। भाई एक एक जगह पर पूरी तरीके से तैनाती है। यहाँ पे आप बोल रहे 7 चरणों में इलेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि भाजपा को अच्छी तरह से पता है किस तरीके से लूट होती है, किस तरीके से यहाँ पे बमबाजी होती है। अगर यहाँ पे एक साथ सारे इलेक्शन होंगे तो यहाँ पे समझ में नहीं हुआ क्या है। इतना बल चाहिए, यहाँ पे पुलिस बल चाहिए, इतना यहाँ पे आर्मी चाहिए कि इतनी आसानी से चुनाव हो जाते हैं क्या यहाँ पर पश्चिम बंगाल में? तो ये तो आप लोगों की स्ट्रेटेजी है, जिस तरीके से राजनीतिक हिंसा होती आ रही है। तो यहाँ पे तो बहुत मैं जानता हूँ श्याम प्रकाश जी, जनता आक्रोशित होती है, लेकिन एक बंगाली मानुष जो है वो हिंसा किस तरीके का नहीं होता कि जो सिर फोड़ दे, धारदार हथियारों से मार दे। सचिन जी, यहाँ पर बहुत ज्यादा बाहर से लोग आए हुए हैं। पूरा पश्चिम बंगाल में इतने सारे बांग्लादेशी लोगों को बांग्लादेशियों को इस तरीके से बसा लिया है। ममता बनर्जी ने 2005 में, केंद्र सरकार आपके हाथ में है, केंद्र सरकार आपके हाथ में है, बॉर्डर पार आप लोग करवा रहे हैं। सुनिए बाहर से आप लोग आते हैं, मेरी बात सुनिए, चुनाव के समय आते हैं,
के मुंह पर सारे पेपर मार दिए थे क्योंकि उनकी बात नहीं सुन रहे थे। सीपीएम के ऊपर में उन्होंने ब्लेम किया था कि रातों रात ये लोगों को बसाकर यहाँ पर जो है वोटर आईडी अरे बना माओवादियों को खत्म किया है, गुंडागर्दी को खत्म किया, हमारी नेत्री ममता बनर्जी उन्हीं सब के कुछ लिए करवाई। हाईकोर्ट की बात तो को इस तरह से दरकिनार- आप बयानबाजी करते रहिए अरे और भाई यहाँ साहब, की जनता आपको, यहाँ पे आपको जनता जवाब दे देगी। आप जो झूठ फैला रहे हैं ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुनिए सुनिए, इलेक्शन कमेशन ऑफ इंडिया चुनाव करा रहा है, 40% आपको ये भाजपा पता का होना वोट चाहिए। पश्चिम बंगाल में हो ये गया है सरकार और के आप द्वारा लोग अब आयोजित राजनीतिक चुनाव पार्टी है, बनकर तो रह ये गए जो हैं। आप षड्यंत्र लोगों को अब राजनीतिक चुनाव पार्टी को बना दिया बदनाम गया है। करने आपको के लिए पता है ना, आप लोगों ने किसका चुनाव जब जाते हैं उसके ईडी, कभी सीबीआई, कभी इनकम टैक्स, कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अरे कभी भाई, केंद्रीय आप मंत्री। इतना तो तो यहाँ जवाब की दे जो दीजिए क्या? महिलाएं हैं, यहाँ चुनाव की जो जीतने के बाद जनता है, क्यों लोगों के ये घरों पे आपको चला रहे जवाब थे? नहीं है, अब ये इतना आपको तो बता जवाब दीजिए। नहीं अरे है। आप मुझे सिर्फ तो इतना आने बताइए वाले कि 4 चुनाव जून 2021 में भारतीय आप लोगों ने जनता जीत पार्टी लिया का तो उसके सफाई बाद होने वाली घरों में है, आग लगा रहे पूरे थे, देश दुकानों से में आग विदाई लगा होने वाली है। रहे आप थे, हताश क्यों हो लोगों गए को हैं, कहने आप आरोप लगाते घर रहिए। छोड़ छोड़कर बाहर इंडिया जाना पड़ता गठबंधन है। की आप सरकार बताइए, बनने जा जीतने के रही बाद है खुशी आने मना वाले रहे 4 हैं, तारीख क्यों को। नहीं, बदला? वेदभूषण जी आने मुझे एक वाली बात बताइए, 4 वेदभूषण जी तारीख को मुझे एक इंडिया बात बताइए, गठबंधन की सरकार वेदभूषण बनने जी, जा रही है। मतलब ये तो एक तरीके का जस्टिफाई करना हो गया, लेकिन मुझे एक बात बताइए, पुलिस प्रशासन अगर चाहे तो क्या वो हिंसा नहीं रोक सकता? बिल्कुल रोक सकता है सचिन जी, ये बिल्कुल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है। आपको याद होगा तेलंगाना में इलेक्शन हुआ, ऑब्जर्वर ने वहां के डीजी और एडिशनल डीजी को उनकी रिपोर्ट के आधार पर हटा दिया गया। ये इलेक्शन है ऑन द पार्ट ऑफ लोकल पुलिस, स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर है ये। आप उसको माने ना माने, इतना सेंसिटिव स्टेट है, इसको हाइपर सेंसिटिव माना गया है मिदनापुर को, नंदीग्राम को। उसके बावजूद भी यदि वहां हिंसा होती है तो कहीं ना कहीं उनका इलेक्शन है, उनकी फ्लैटनेस है। 70% वोटिंग हुई है आज वेस्ट बंगाल के अंदर। इतना सेंसिटिव है वेस्ट बंगाल इलेक्शन के लिए, उसके बावजूद भी वहां की स्टेट गवर्नमेंट, बीजेपी और तमाम आप एक दूसरे के ऊपर शीशा लेकर करें तो ये कतई फेलियर है स्टेट गवर्नमेंट का। इसलिए बड़ी दुखद कोई घटना नहीं हो सकती। मैं दोबारा याद दिलाना चाहता हूं, जब सीबीआई की एक टीम अरेस्ट करने के लिए डीजी को गई थी, डीजी वेस्ट बंगाल को, किस तरह ममता बनर्जी उनके घर पे आके उनको अरेस्ट नहीं होने दिया। तो इस तरह की जो चीजें हैं, आज पूरा देश रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत काम कर रहा है। पूरी जो पावर्स है, चाहे वो स्टेट की पुलिस की है, चाहे वो सिविल गवर्नमेंट की है, सारी जिम्मेदारी और सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की है। परंतु जब मतलब ये तो सीधी सी बात है ना, आपके कुछ ऑडियो में दोबारा से दिक्कत है राज बिहारी जी, मतलब बहुत सीधी सी बात है, जस्टिफाई कर दो, सीधा डाल दो जो है रूलिंग पार्टी, क्योंकि केंद्र पर, क्योंकि चुनाव आयोग करवा रहा है इलेक्शन। वैसे आपको चुनाव आयोग में वैसे कोई विश्वास नहीं है, वैसे चुनाव आयोग आपको रिजेक्ट लगता है। सचिन जी, टीएमसी के प्रवक्ता ने एक अभी बात कही कि ममता बनर्जी ने माओवाद खत्म कर दिया। जो माओवाद था 2008 से लेकर 2011 तक, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे और लाखों लोग माओवाद के समर्थन में खड़े हुए थे, वो लाखों लोग कहां गए? ठीक है, ममता बनर्जी ने एक स्कीम लाई थी कि जो भी सरेंडर करेगा उनको हम नौकरी देंगे और आर्थिक सहायता देंगे, लेकिन रातों रात ममता बनर्जी के सरकार बनने के बाद ये माओवादी कहां चले गए? सीधा सीधा उत्तर होना चाहिए कि माओवादी टीएमसी में शामिल हो गए, जो इस तरह की वारदातों को, राजनीतिक हिंसा को बढ़ावा देते, और इसको बड़े शान से कह रहे हैं कि हम माओवाद खत्म कर दिया। माओवाद खत्म नहीं हुआ है। माओवादी टीएमसी में शामिल हो गए और ये पूरी जो अराजकता फैलाते हैं उसके पीछे वो हाथ। आज भी ज्यादा कदा घटनाएं होती हैं, लेकिन कम संख्या में होती हैं। जैसे मैंने कहा कि ममता को सरकार में लाने में, नंदीग्राम में, सिंगूर में हिंसा फैलाने में माओवादियों का बड़ा हाथ था। एक आपको उदाहरण बताता हूं कि माओवादियों के डर के कारण माकपा की सरकार में नंदीग्राम से माकपा के 3000 से ज्यादा लोग घर छोड़कर भाग गए थे। और जो माकपा की हरमत वाहिनी थी, जो सशस्त्र वाहिनी थी माकपा की, वो हथियार छोड़कर भाग गए थे। इतना डर माओवादियों का था नंदीग्राम में। तो ये तो पूरा देश जानता है कि माओवाद के समर्थन से किस तरह से वहां सीपीएम का शासन खत्म किया गया और माओवादी कहां गए। क्योंकि जो माओवाद के बड़े नेता थे, वो किशन जी, वो भी ममता बनर्जी की सत्ता में आने के बाद मारे गए थे और उसके बाद पूरा खत्म हो गया। और आज जो पुराने माओवादी हैं वो ममता के साथ वहां खड़े हुए हैं, वो भी हिंसा का एक बड़ा कारण है।
लेकिन जगदीश जी, आप इतने सीनियर पॉलिटिशियन हैं, यहाँ पर माधवी जी बैठी है, बंगाल को जानते हैं, यहाँ पर कितनी किताबें लिख चुके हैं रास बिहारी जी बंगाल की हिंसा पर ये रक्त चरित्र का जो हम ये कहते हैं कि सल्यूशन, ये भी तो हमें ही खोजना पड़ेगा ना, इन नेताओं को ही देखना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पंचायत चुनाव में जिसने टीएमसी को वोट किया था या जिसने बीजेपी को वोट किया था उसको चुन चुन के जो है उसकी बस्तियां जला दी गई, फिर इल्जाम आया था कि भैया टीएमसी ने। तो इस तरह की हिंसा जो चिन्हित हिंसा होती है भाई, उसके लिए तो आगे आना पड़ेगा ना, खड़े रहना पड़ेगा ना, है तो अपने देश का हिस्सा। सचिन भाई, ये जो झगड़े हैं इसको गंभीरता से लेना चाहिए, और गंभीरता का एक सबसे बड़े कारण हमारे देश के प्रधानमंत्री ने माहौल खराब कर दिया है। ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा है। किसी भी चुनाव में चले जाइए, वोट लेने हिंदू मुसलमान के झगड़े कराओ और अपनी रोटी सेको। ये तो एसीपी साहब बैठे बता देंगे। पूरे देश में, दिल्ली में भी झगड़े हुए हिंदू मुसलमान को लेकर हुए, यूपी में हो रहे हैं हिंदू मुसलमान को। तो ये बंगाल, इनको वोट तो ये बंगाल में तो झगड़े होते हैं। ये टीएमसी वाले बीजेपी को जो मार रहे हैं, ये हिंदू मुसलमान के झगड़े। भाई हिंदू मुसलमान का झगड़ा है। सिर्फ हिंदू मुसलमान जाके वहां जय श्री राम करके ना माहौल खराब कर रहे हैं। किसी कान में किसी मस्जिद के जय श्री राम से माहौल खराब हो जाता है। वो तो भाई बिल्कुल मैं कह रहा हूं ना, कर रहे हैं लोग मुसलमान के कान में मतलब जाके जय श्री मेरे राम। को तो हैरानी होती है माधवी जी, जय श्री राम से माहौल खराब हो जाता है बंगाल में जाके क्या? आप इसमें डिबेट नहीं भाई जगदीश जी कह रहे हैं कि जय श्री राम से माहौल खराब कर रहे हैं। हाँ देखो माहौल आप भी खराब करो। जय सर आपने कहा जय श्री राम से माहौल खराब करे, जय श्री राम से माहौल खराब हो जाता है। मैं आपके कान में आके अल्लाह अकबर कहता हूं तो आप क्या करेंगे? झगड़े करेंगे ना। झगड़ा कहां से करवाएंगे? मैं आपको बोलता हूं जय श्री राम, माहौल खराब हो गया। सर मैं आपको बोलूं जय श्री राम, माहौल खराब हो गया। मुसलमान को हिंदू से मुसलमान ईंटें मारेंगे सर, सिर फोड़ देंगे। आप ये बताइए, पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा है ना? आप तो भारत का माहौल खराब करो तो आप तो एजेंडा लेके चलते हो भारतीय जनता पार्टी का। सर मैं कहां से एजेंडा लेकर के चलता हूं? सर बांग्लादेश की बात नहीं हो रही ना, बंगाल की बात हो रही है। तो जय श्री राम कहना कोई गुनाह थोड़ा ना हो गया। आप कह रहे हैं कि वहां जाकर के जो है वो जय श्री राम कह रहे हैं, इस कारण से झगड़ा हो रहा है। काम पर बात होनी चाहिए सचिन भाई, यहाँ आप ही गलत हैं। अरे सचिन जी, मैं तो गलत हूँ सर, जगदीश जी मैं गलत हूँ। अगर जय श्री राम कहने से कोई चिढ़ता है तो ठीक है, मैं 100 बार कहूंगा सर, वो चिढ़े। हिंदू मुसलमान तो कहेंगे जय श्री राम। झगड़े आप बंद कर दीजिए बात, और आप कहते हैं वेदभूषण जी बोलिए अगर आपकी आवाज ठीक आती है। हिंदू मुसलमान के बारे नहीं निकल पा रहे हैं। मुझसे पूछ रहे हैं सचिन जी? हाई कोर्ट को हिंदू मुस्लिम के मामले में वहां पर स्टे करना पड़ा। जो स्टेट गवर्नमेंट ने ओबीसी को मुसलमानों में कैटेगराइज किया, ये हिंदू मुसलमान का मसला बिल्कुल है। सचिन जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और उसके अंदर हाई कोर्ट को इंटरवेंशन करना पड़ा कि आप ओबीसी की सीट को मुस्लिम्स को नहीं दे सकते हैं। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वहां पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं होती है, वहां होती है। अब वहां की टीएमसी की सरकार कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपने पिटीशन लगाएंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो आदेश करेगी वो तब माना जाएगा। परंतु ये क्या था कि ओबीसी की सीट्स को मुस्लिम्स को हैंडओवर करने की पूरी तैयारी सरकार ने कर दी थी और वहां पर कानून बनाने की पूरी तैयारी थी। तो इसलिए वेदभूषण जी माफी के साथ आज आपका नेटवर्क बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन रास बिहारी जी, इसका मतलब आज जगदीश जी ने गाहे बगाए चाहे जो भी हो, ये कह रहे हैं कि मैं एजेंडा चला रहा हूं। इसमें मैंने क्या एजेंडा चलाया कि ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा मान ही लिया? मतलब वहां पर ये नहीं है, वहां हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं बंगाल में, ये देखिए मान लिया। मतलब इतना तुष्टिकरण है वहां पर। ये मान लिया कि जय श्री राम कहने से माहौल खराब होता है, जय श्री राम कह के माहौल खराब हो जाता है और सिर पे ईंटें मारी जाती है। रास बिहारी जी और कांग्रेस के ऑफिशियल प्रवक्ता कह रहे हैं भाई मस्जिद में जाके जय श्री राम क्या हुए तो झगड़े होंगे, हमारे मंदिर में अल्लाहू अकबर क्या होंगे तो झगड़े होंगे। बात को समझो सचिन भाई, आपके सारे रोज एजेंडे मुसलमान हिंदू मुसलमान पे ही हैं। सर ऐसा है कि गली में जाकर के जो है वो भाग भाग के जो जय श्री राम कह रहे हैं वो मस्जिद में नहीं कह रहे। भड़का आप रहे हो फिर। प्रवक्ता से रोजगार मिलेंगे नहीं मिलेंगे इस पर बात करो, अपनी करो तो कर लेते ना। आपको जय श्री राम से आपत्ति हो गई, हमें तो आपत्ति आपको जय श्री राम से हो गई। आपत्ति है, हमें आपके एजेंडों से आप कर लेते, खराब कर रहे हैं। आप कर लेते। आपने कहा कि जय श्री राम से माहौल खराब हो जाता है देश का। देंगे नहीं देंगे, डीजल पेट्रोल सस्ता तो करेंगे पूछते तो सही। आपने कहा कि जय श्री राम से माहौल खराब हो जाता है मेरे देश का। अपना नोट तो चला नहीं सके। रास बिहारी जी, इन एजेंडों पे बात करो जिससे देश रास बिहारी। देखिए मैं जैसे कह रहा हूं कि कांग्रेस के जो नेता हैं इनको ना पश्चिम बंगाल की राजनीति की जानकारी है, ना इनको देश की राजनीति की जानकारी।
बेसिर पैर देसी की तुम बातें बना के करके हिंदू की बंगाल में हिंदू मुस्लिम एजेंडा चलाया जा रहा है। अरे बंगाल में तो इन्हें यह भी नहीं जानकारी है कि बंगाल के इनके नेता अधीर रंजन चौधरी कई बार राष्ट्रपति शासन की मांग कर चुके हैं ममता बनर्जी को हटाकर, और ममता बनर्जी का समर्थन करने के कारण कोलकाता में कांग्रेस के कार्यालय पे मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर पर काली पोत दी थी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं। इनको यह भी जानकारी नहीं है। नहीं भाई, जानकारी सारी तुम्हें है। बोलो ना कि हिंदू मुसलमान नहीं करे प्रधानमंत्री, सारी जानकारी आप लेके बैठे हैं या बैठ के चैनल पर गुमराह करते हैं। 1000 किताब लिख दी, 2000 किताब लिख दी, देश के बारे में पता नहीं है। अरे देश के बारे में इसी भी पता नहीं है, देश का माहौल, महंगाई पर चर्चा करो ना आप, प्रधानमंत्री गारंटी पर चर्चा करो, ले देके बंगाल झगड़े तो यही करा रहे हैं सारे, पूरे देश को पता है। चर्चा का आप ये गुणगान मत करो ना भाई, गुणगान करने के लिए नहीं बैठे आपका सुनने के लिए हम। चर्चा किस चीज पर होगी? देश के हालात कैसे हैं उस पर चर्चा करो, आज हर आदमी परेशान है उस पर चर्चा करो, नौकरियां क्यों नहीं मिली उस पर चर्चा करो, रेल क्यों बिगड़ी इस पर चर्चा करो। ये बोलोगे अगली आगे हम रेल नहीं बेचेंगे और नई रेल बनाएंगे, जो रेल नहीं बनाई है वंदे मातरम 3000 रुपए किराया है, आम आदमी कहां से देगा, इस पर चर्चा करो। चर्चाओं के लिए बहुत कुछ है, ये हिंदू मुसलमान बंगाल ममता को छोड़ के पूरे भारत में किस जोर पे भी चर्चा कर लो, भारत की जनता परेशान है। तो आपने 2000 किताब लिख दी, इसमें क्या लिखा है कि प्रधानमंत्री गारंटी ये बड़ी हैरानी की बात है, बड़ी हैरानी की बात है कि कांग्रेस के प्रवक्ता तय करेंगे कि कौन चैनल किस विषय पे चर्चा करें। ये रोज तय करते हैं सर, ये रोज तय करते हैं, मैं रोज इस चैनल पे बैठता हूं, ये रोज तय करते हैं सर बैठ के कि मेरे को किस जो है टॉपिक पे करनी चाहिए डिबेट, कौन सा क्वेश्चन पूछना चाहिए, जय श्री राम कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, ये रोज तय करते हैं आकर। जगदीश जी रोज आते हैं, रोज यही तय करते हैं। सब ऐसा पलटा मारेंगे देखना आप, ये चैनल एजेंडा चलाने बंद कर दो। ये देख, ये रोज आते हैं, ये रोज इसी तरीके की बातें करते हैं, रोज आते हैं। इनको पूछ लो कि 84 में जब बड़ा पेड़ जब गिरा था 84 में, तो सिखों का नरसंहार किस पार्टी ने किया था? सिखों का नरसंहार किस पार्टी ने किया था? अरे तुमने करवाया, चलो मैं बताता हूँ, बीजेपी ने करा। ये देखिए, तब चुप हो जाएंगे। इमरजेंसी किस पार्टी ने लगाई थी? आप हिंसा की बात करते हैं, मुझे सिखाते हैं, नहीं मुझे सिखाते हैं रोज आकर के। झूठे एजेंडे चलाए जा रहे हैं, एजेंडा चलाते, एजेंडे चलाते। आपका एजेंडा करता हूं मैं एक्सपोज, जो है हमारे साथ, आपका एजेंडा मैं एक्सपोज करता हूं। आपको प्रॉब्लम है जय श्री राम से, आपको प्रॉब्लम है मंदिर से। पीतमपुरे में जब सीधा सवाल पूछता हूं तो आप गोल पोस्ट चेंज कर देते हैं, मुझे सिखाने लगते पत्रकारिता। शर्मा जी ऐसा है, मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत है नहीं। जो सर्टिफिकेट आप देते हैं मैं ऐसे फाड़ करके उसी वक्त फेंक देता हूं। भाई बधाई हो आपको कि आपने बीजेपी से सवाल करा, मैंने तो सर ऐसा है, अच्छा काम कर रहे थे। मेरे को आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मुझे पता है किससे क्या सवाल करना है। जब आपको जय श्री राम से दिक्कत होने लगे, डीजल पेट्रोल से एक बार मेरे सामने पूछ तो लो, तो आप कीजिए ना। आपको रोज मंच देते हैं, पर आप इसी मंच पर कह रहे हैं कि भैया जय श्री राम बोलने से माहौल खराब हो जाता है बंगाल में, इस कारण से वहां हिंसा हो रही है। इधर देख राम भगवान देख, ये बैठे मेरे पास, मेरे दिल में, मेरी आत्मा में। मैं तो बोलता भी हूँ, मेरे घर में सुबह शाम पूजा भी करता हूँ, मेरे से बड़े भगत आप लोग नहीं हो सकते राम के। तो फिर दिक्कत क्यों हो गई, चिढ़ क्यों गए? भाई दिक्कत यह है कि भाई माहौल खराब मत करो। आप मुसलमान के कान में जाके श्री राम मत बोलो, भगवान राम ऐसा नहीं चाहते। और ना वो हमारे मंदिर में आके अल्लाह अकबर बोले, ये माहौल खराब हो रहा है, ये दिक्कत हो रही है। बड़ी मुश्किल से भारत बना यार, अंग्रेजों से छुड़वाया है। सरदार भगत सिंह क्या सोचते हैं आज कि इसलिए भारत बनाया था कि आपस में हिंदू मुसलमान लड़के। माधवी जी को कैसे सीक्रेट पता कि आप मुसलमानों के कान में जाके बोल देते हैं जय श्री राम? अरे भाई बोल रहे मेरे यार, ये एसीपी साहब से पूछो ना, आदर्श नगर में उनका ऑडियो ठीक नहीं है, कितने झगड़े हुए हैं। एसीपी साहब का ऑडियो ठीक नहीं है। माधवी जवाब दीजिए। सचिन जी मुझसे पूछे। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि आप मुसलमानों के कान में जाके बोल देते हैं जय श्री राम। हाँ मैं सुन रही थी, अब मुझे लगता है कि वो बोलते रहे लगातार, किसी ने बीच में इंटरप्ट नहीं किया। मैं भी बोलना चाहती हूँ। रही बात हिंदू मुस्लिम करने की, तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना होगा कि हिंदू मुस्लिम इस देश में कर कौन रहा है। आपकी अलायंस पार्टी के लालू प्रसाद यादव बैठकर बोलते हैं, वो भी सार्वजनिक तौर पे बोलते हैं कि सारा का सारा आरक्षण जो है मुस्लिम लोगों को मिलना चाहिए।
और आज मुस्लिम की आबादी इतनी होने के बाद भी उनको माइनॉरिटी का दर्जा देकर जिस तरीके से आप लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, वो पूरा देश नहीं देख रहा है। और रही बात आप लोग जो ये बोलते हैं कि मणिपुर तो आपकी जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो वो सिलेक्टिव एरियाज में जाके लड़ती हैं, लेकिन जब वहां स्वाति मालीवाल का मामला हो जाता है या संदेश खाली का मामला हो जाता है तो लड़की लड़ना भूल जाती हैं। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की बात कर लें तो मैं बता देती हूँ, ममता बनर्जी यहाँ पर दंगे वाला दिन कहकर रामनवमी को घोषित करती है और बोलती है मेरे माइनॉरिटी भाई बहनरा तुमरा ओदेर संगे झगड़ा करबे ना। तो ये इस तरीके का भाषण जब एक मुख्यमंत्री देती है, और वो भी आप तो राम को पूजा कर रहे हैं ना, सभी राम को पूज रहे हैं, लेकिन राम पे तो सबसे ज्यादा ये आधारहीन बातें जो है वो कांग्रेस ने करी। कांग्रेस ने वकीलों को खड़ा किया कि जो राम है वो तो उनका तो कोई साक्षी नहीं है। आप लोगों ने कितनी कोशिश की और आप लोगों के समय तक तो बार बार प्रश्न पूछते रहे भारतीय जनता पार्टी से कि राम मंदिर कब बनाएंगे। राम को सभी पूछते हैं, लेकिन एक बात बताइए, देश में रहे चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, क्या राम का नाम लेने से कोई उत्तेजना बढ़ती है? कोई मुख्यमंत्री रास्ते पे उतर के किसी को मारने और डांटने लग जाती है और अरेस्टिंग की धमकी देती है? राम का नाम कान में कौन बोलता है? राम के उद्घोषणा से अगर आप लोगों को आक्रोश होता है तो हम 25 बार राम का नाम लेकर उद्घोषण करेंगे। और आप अगर उनको आप लोगों को ये मेरी बहन ये भी बता दें राम का नहीं, प्राण भाई साहब, प्रतिष्ठा एक कौन मिनट। करेगा? आप आपने बताइए ना, बोला, आप झूठ बोले जा रही है। आप ये बताइए भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कौन करेगा? कौन करता है? अगर जय श्री अरे राम का सारे नारा शंकराचार्य ने विरोध कर दिया, करने से राम की सारे रैली शंकराचार्य ने विरोध कर दिया, राम की शोभा आपने यात्रा कहा कि निकालने साधु से अगर संत सारे किसी को कुर्सी पर आक्रोश देखो होता है तो ये प्राण राम और प्रतिष्ठा कर रहे हैं। हम उसका विरोध ना करें, हम उसका अपने राम का अपमान करा, अपने राम का अपमान करा, अपने राम का अपमान करा। एक आदमी जो की प्राण प्रतिष्ठा करा दी, शंकराचार्य करते, साधु संत महात्मा करते, और बैठ जाओ कि भगवान राम में प्राण प्रतिष्ठा डाल कौन रहा है? अरे भगवान में राम प्राण प्रतिष्ठा कर कौन रहा है? इसका भी हम विरोध ना करें क्या? उसका काम राजनीति करना, प्राण प्रतिष्ठा डालना नहीं है। वहाँ जाके प्राण प्रतिष्ठा डाल रहे हैं, साधु संत बैठ के देखो उनको, और वो प्राण प्रतिष्ठा डाले, मंदिर पूरा बनानी, अपमान करे जा रहे भगवान राम का। भगवान राम को कब सोने के मंदिर पसंद थे? आप बताइए, भगवान राम को सोने के मंदिर कब पसंद थे? भगवान राम के बच्चों को मारो, उनको सताओ और जय श्री राम। अरे भाई कम से कम शर्म करो थोड़ा बहुत, सुबह शाम तक सारे झूठ बोलते हैं। वो जायज है, भगवान वो राम जायज की है, प्राण ये जायज प्रतिष्ठा है। किसने करी? क्या उसको करनी चाहिए थी? उसको करनी चाहिए थी जिसने करी। हम विरोध नहीं करें, हम हिंदू हैं, हम हिंदू में गुस्सा है, हमें गुस्सा है। आपने किसने प्राण प्रतिष्ठा करा दी? साधु संत महात्मा को करनी चाहिए, शंकराचार्य को करनी चाहिए। भगवान का शंकराचार्य हमारा भगवान का रूप है, उनको आपने अपमानित करा। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा क्यों करवाई एक नेता से? भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा क्यों करवाई एक नेता से? क्या हिंदू का खून नहीं खोलेगा? क्या हिंदू का खून नहीं खोलेगा? एक नेता जाके झूठा आदमी प्राण प्रतिष्ठा करे भगवान राम की, प्राण प्रतिष्ठा करे भगवान राम की। शंकराचार्य बुलाने चाहिए थे, महात्मा बुलाने चाहिए थे, तपस्वी बुलाने चाहिए थे, वो प्राण प्रतिष्ठा करते, वो तो कुर्सी में बैठा दिए। शर्म आनी चाहिए आपको। आप क्या हिंदू हैं? भगवान राम का अपमान होते आप देख सकते हैं? हम नहीं, हमारे भगवान राम का अपमान करा इन लोगों ने, हमारे भगवान राम का अपमान करा। ये छोड़ेगा नहीं भारत, 4 तारीख को जवाब देगा, 4 तारीख को जवाब देगा। ये मिनी पाकिस्तान है, कोलकाता का एरिया। तुम पाकिस्तान चाहिए, तुम पाकिस्तान के साथ हो। नहीं, आप बताइए, तुम पाकिस्तान के साथ हो, 27% तुम पाकिस्तान को लाते चुनाव जीतने के लिए। सर ऐसा है ना ये पाकिस्तान है और ना ही ये बांग्लादेश है। यहाँ पर तो जय श्री राम गर्व से, जैसे आपने दिखाया ना पीछे जय श्री राम है, जय श्री राम बोला गया है, बोला जाएगा, और ये आप नहीं बताएंगे कि किसको बुलाया जाएगा, किसको नहीं बुलाया जाएगा, और गर्व से कहेंगे जय श्री राम, चाहे बंगाल हो चाहे हिंदुस्तान का कोई कोना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए।